सत्य ग्राउंड रिपोर्ट यूट्यूब चैनल में डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। और आज हम डॉक्टर सुखबीर जी के पास में पहुंच चुके हैं और इनसे जानेंगे कि हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर एक ही आवाज है, गांव का सरपंच हो कैसे गांव में ब्लॉक समिति मेंबर बनेगा, कौन गांव का पंच बनेगा और कौन गांव में जिला पार्षद बन सकता है। तो इसको लेकर अभी सभी ने अपना प्रचार प्रसार, सभी उम्मीदवारों ने अपना प्रचार प्रसार अच्छी तरीके से शुरू कर रखा है। तो सभी को शुभकामनाएं। और मैं डॉक्टर साहब के पास से बिल्कुल पहुंच चुका हूं। और डॉक्टर साहब, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। स्वागत जी, नमस्कार। और सत्य ग्राउंड रिपोर्ट देखने वाले सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं और आशा करता हूं कि आप जो हमारी आज की जो ये चर्चा है इसको सही ध्यान से सुनेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे। जी हाँ, हम आज इसके ऊपर जो हमारे सरपंची का जो इलेक्शन चले हुए हैं, सरपंची का है या पंच का है या जिला परिषद का, उस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। तो मैं सुमित भारद्वाज जी का यहाँ पहुँचने पर और मेरे को इसे लायक समझा के इंटरव्यू करें, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तो डॉक्टर साहब, आप सबसे पहले क्वेश्चन में यही पूछ रहा हूँ, आपसे शुरुआत करता हूँ कि आप सत्य ग्राउंड रिपोर्ट चैनल के बारे में क्या सोचते हो? सत्य ग्राउंड रिपोर्ट जो आप अभी ग्राउंड लेवल पे रिकवर कर रहे हो, चाहे गांव की समस्या की बात आई पीछे, या एजुकेशन की बात आई, या फिर साइंटिफिक लेवल की बात आई, परमाणु संयंत्र के बारे में बात आई, या फिर बुजुर्गों के बारे में, या अच्छी जो पर्सनैलिटी है उनके इंटरव्यू कराते हैं उसके बारे में, जब आपके वीडियो देखते हैं और आपके जो व्यूवर देखते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है कि हमारे गाँव में कोई रिपोर्टर है जो हमें पल पल की जानकारी दे सकता है और गांव की समस्याओं को जो है दुनिया के सामने आगे रख सकता है। और क्योंकि समस्याएं आगे आएगी तभी उसका निदान होगा। तो सत्य ग्राउंड रिपोर्ट का बहुत तहे दिल से हम आपका बहुत अच्छा मानते हैं कि आप जो ये सोशल वर्क कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा वर्क है। तो अभी मैं डॉक्टर साहब आपसे ये पूछना चाहूंगा कि सरपंची को लेकर जैसे हलचल गांव में अच्छी है, चल रही है और 23 उम्मीदवार मैदान में हैं, तो बताइए कि गांव का सरपंच कैसा हो आपके अनुसार? जी हाँ, देखिए, जो ग्रामीण डेवलपमेंट की यदि बात करें उसका 90% जो हाथ में होता है वो ओनली सरपंच के हाथ में होता है, क्योंकि गांव का जो पावर ऑफ अटर्नी जो होता है वो पद वो सरपंच ही का होता है। क्योंकि अभी रेजुलेशन की यदि बात करें तो रेजुलेशन में मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत की जरूरत तो होती है, परंतु ऑल टोटली पावर ऑफ अटर्नी की यदि हम बात करें वो सरपंच के पास ही होती है, यानी फाइनल डिसीजन मेकर जो सरपंच ही होता है। और सरपंच की यदि आपने ये पूछ लिया कि कैसा होना चाहिए या इस टाइप से, देखिए, मैं पिछली बार पंचायत में मेंबर था और हमने भी डीपली से स्टडी किया है कि पंचायत लेवल का क्या सिस्टम होता है। तो इसमें जो है जागरूक पंच होने के साथ साथ में जो सरपंच हो वो जागरूक हो, दूसरा क्या है कि वो लाइफ में मैच्योर भी हो, और तीसरा यदि अभी चर्चाएं होती है कि एजुकेशन के बारे में, देखिए, जो मिनिमम एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पंचायत के कैंडिडेट हैं उनको दी है, तो उस जो मिनिमम क्वालिफिकेशन दी है वो कुछ गवर्नमेंट ने सोच समझ के ही दी है। तो एजुकेशन का मैं इतना मैटर नहीं रखता कि बहुत हाई लेवल की डिग्रियां हो या बहुत ही बड़ी माने कि साइंटिफिक हो, एक सामाजिक मेल मिलाप का, एक मच्योर और एक सर्वांगीण विकास, हर एंगल से, सोशली, फाइनेंशियली, फिजिकली, हर एंगल से सोचने वाला और गांव के साथ मिलके काम करने वाला, और बिल्कुल ही मान के चलो आप फुल कॉन्फिडेंटल जो इंसान है वो सरपंच का उम्मीदवार होना चाहिए। और इस टाइप का जो सरपंच का उम्मीदवार है वही मान के चलो हमारा विकास करेगा और लगभग गांव को सभी इकट्ठा लेके चलेगा। तो काफी बार सब ऐसा हो जाता है कि विश्वास के आधार पर किसी व्यक्ति का हम चुनाव कर देते हैं सभी ग्रामीण मिलकर जी, मगर उस विकास पर वो सरपंच फिर खरे नहीं उतरते जी, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि जो सरपंच का उम्मीदवार है वो अपने आप को सरपंच माने बनने के बाद, एक्चुअली हमने देखने को आया है कि जब इलेक्शन होते हैं तो उस टाइम कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है, और सरपंच बनने के बाद मोस्टली जो सरपंच है अपने आप को सरपंच नहीं मानते, उनका कॉन्फिडेंस लेवल इस टाइप का होना चाहिए कि मैं सरपंच हूँ।
क्योंकि तभी जा करके जो अपनी पावर का अच्छी तरह से इस्तेमाल कर पाएगा और वो अपने जो समाज है या अपना जो परिवार है उसको भी साथ लेके चले कि कोई काम रुक जाए तो उसी टाइम उसका डिसीजन यस और नो का होना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। तो जैसे आने वाले उम्मीदवार जो सरपंच, भावी सरपंच कोई भी बने, उसके लिए काफी संघर्ष रहेगा मैदान में कार्य करवाने के लिए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि कितनी समस्याएं गांव के अंदर अभी तक आपको मैन जो समस्याएं नजर आ रही हैं? देखिए समस्याएं सरपंच जी की बात करें या ग्राम पंचायत ऑफ गोरखपुर की बात करें तो समस्याएं तो गलियों की समस्या भी नहीं है। जो मेन समस्या ये हुई है, देखिए कि गांव का जो पानी का निकास है वो सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि गांव का जो फिजिकली जो मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे आप गांव की इस टाइप से हो रखी है कि उसकी पानी की निकासी गांव के अंदर ही रह जाती है। आप देखोगे दो दो तीन तीन चार बार गलियों के ऊपर रेजुलेशन हुए हैं, बार बार उन गलियों को बनाया गया है, चाहे कंक्रीट की बात करें, चाहे हम टाइल्स की बात करें या फिर हम ईंटों की बात करें, उन गलियों को बना देते हैं फिर फाड़ देते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत गांव के अंदर क्या है कि पानी निकासी की है। और पानी निकासी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिस चैनल पे पानी निकालना चाहिए था वहाँ पे मोस्टली जो है कब्जादारियों ने जो उस जमीन के ऊपर कब्जे कर लिए, वो जोड़े हैं, वो जोड़ लगभग बंद कर लिए और जो गांव की मेन समस्या वहीं पे होगी। दूसरा मैं एक यहाँ पे गाइडलाइन देना चाहता हूँ कि जो भी हम कब्जा करते हैं, मान के चलो किसी पंचायती जमीन के ऊपर, वो गड्ढे के अंदर होती है और हमारी जो पेमेंट लग जाती है उसकी मिट्टी डालने में लग जाती है जितना का प्लांट होता है। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो आप मिट्टी डालने में वहाँ पे खर्चा करते हो उस इन्वेस्ट का एक प्लाट अलग से परचेज कर लीजिए और वहाँ पे मकान बना लीजिए इन फ्यूचर। क्योंकि कभी भी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कभी भी जो सरकारी पंचायती जमीन है उसको छुटवाने के आदेश आ सकते हैं इन फ्यूचर। जब भी हम कोई पंचायत की जमीन को कब्जा करने की कोशिश करें या उसके ऊपर डेरा डालने की कोशिश करें तो ये जरूर सोच लें कि उसके ऊपर जो खर्चा आ रहा है इतनी तो उस जमीन की भी वैल्यू नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि एक तो जो सबसे बड़ी समस्या है पानी निकासी की है। पानी निकासी की समस्या से मिटने के लिए क्या है कि अभी बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि वो सीवरेज कैसे दबाया जाए। तो उसके साथ वो जो अभी कैंडिडेट चुन के आएंगे उसमें देखिए सीवरेज की एक व्यवस्था करनी पड़ेगी, वो गांव को किस टाइप से लेके चलेगा। और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या अभी आ रही है तो एजुकेशन को लेके भी आ रही है। देखिए एक स्कूल का काफ़ी अच्छा विकास हो चुका है, गरल गवर्नमेंट जो स्कूल है, यहाँ पे जो टीचर अभी आए हैं हरियाणा के टॉप क्वालिटी टीचर अभी यहाँ पे आ गए हैं। तो ये तो मान के चलो स्कूल है हरियाणा लेवल में फर्स्ट पे जाएगा। इसके अलावा दो तीन स्कूल और हैं हमारे, उसकी तरफ भी थोड़ा ध्यान करके, पीछे की पंचायत ने तो चलो स्कूलों की तरफ ठीक ध्यान दिया, इतना ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा ठीक, क्योंकि अभी गर्ल स्कूल में पीछे रूम की जरूरत थी तो रूम भी बनवाए, रोड की जरूरत थी रोड भी बनवाया और पानी की सतहों का भी जो है उसमें पिछली पंचायत ने किया है। देखिए प्रशासन कई बार इस चीजों का दावा कर चुका है, जैसे पूरा गांव पिछली बारिश में जलमग्न रहा था डॉक्टर साहब जी। तो प्रशासन ने कहा था कि जल्द निकासी व्यवस्था कर दी जाएगी और जो पंचायत का कार्यभार था वो अपने सचिव जी के हाथ में था, प्रशासन के हाथ में आ गया साहब जी। तो पानी निकासी की व्यवस्था नहीं हुई तो वहाँ क्या आपको गांव में एकता का अभाव लगा? देखिए हम लास्ट से गांव को ट्रैक कर रहे हैं लगभग 20 साल से। गांव की जब एकता की अभी बात करें हम, गांव की एकता में कुछ मान के चलो हुआ है, चाहे वो कास्टिज्म की बात कर लीजिए, चाहे एरिया की बात कर लीजिए, तो वो गांव के अंदर क्या है कुछ थोड़ा बहुत एकता है गांव की, वो कम देखने को मिलती है। वैसे तो देखिए लोकतंत्र है हमारे गांव का, बाहर हम जाते हैं तो देखिए मैं लगभग नॉर्थ इंडिया में घूमता हूँ तो अपने गांव की चर्चा होती है, अच्छा लोकतंत्र है वहाँ पे, भाईचारा बहुत अच्छा है। परंतु जब एकता की बात आए, कोई भी दिक्कत आ जाए तो देखिए हम बात तो करते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और जब गांव के ऊपर जल भरा हुआ, गांव में पानी भरा तो हम इकट्ठे नहीं हुए, क्योंकि इतनी ज्यादा संख्या में यंगस्टर, यदि हम बात करें पड़ोस के गांव की डैमन की, वहाँ पे पीने का भी पानी का साधन नहीं था। यदि हम और एरिया की बात करें वहाँ पे क्या होता है कि कोई समस्या आती है ना तो दूसरे गांव के लोग उस गांव की मदद भी करते हैं। तो यहाँ पे जो वहाँ पे पानी की भी समस्या थी, किसी टाइप की भी जो मदद होनी चाहिए थी आपस में वो मदद नहीं कर रहे, पता नहीं किस कारण से लोगों को आपस में एलर्जी हो चुकी है कि एकता में अभाव है अभी, ये बिल्कुल कड़वी सच्चाई है।
तो उसको मेंटेन करने के लिए तो यही है कि एक तो ये जो बार बार इलेक्शन आ जाते हैं, इसमें देखिए कैंडिडेटों का कुछ नहीं बिगड़ता, जो वोटर है और सपोर्टर है उनके साथ बड़ी दिक्कतें हो जाती है, क्योंकि बाई चांस एक किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, दूसरा किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, कि उनके अंदर मन मुटाव इतने हो जाते हैं कि 3 या 4 साल उसको रिकवर करने में लगते हैं, और फिर 5-6 साल बाद में ये चुनाव आ जाते हैं, तो फिर दोबारा फिर दूरियां हो जाती है। तो हम तो ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी चुनाव आए तो जिस भी पार्टी का हम सपोर्ट कर रहे हैं तो अपना भाईचारा है उसको रेगुलर मेंटेन बनाए रखें। देखिए डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ी बात कही है चैनल के माध्यम से कि एकता का अभाव गांव के अंदर होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा भाईचारा गांव के अंदर बना रहे। तो क्या अब की बार विकास के आधार पर चुनाव होंगे? जी हाँ, देखिए विकास तो यदि अब हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो काफ़ी ग्रामीण विकास लेवल के काफ़ी स्कीमें हैं, लमसम सोर्स के नियर अबाउट स्कीमें दे रखी है, चाहे आप किसी भी एंगल से बात करें, चाहे स्पोर्ट्स की बात करें या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या फिर हम बात करें एजुकेशन की या हेल्थ की, हर एंगल से अलग अलग ग्रामीण विकास की काफ़ी योजनाएं जो है अभी सरकार ने दे रखी है, और विकास के ऊपर ही ये इलेक्शन होगा। दूसरा क्या है कि विकास कराना सबसे जो कैंडिडेट होता है या जो सरपंच होता है उससे भी ज़्यादा जो जिम्मेवारी होती है उस उन ग्राम के लोगों की होती है, क्योंकि वो जब काम कराना चाहेंगे तभी कोई काम होगा। तो विकास के नाम पे तो देखिए ये चुनाव होगा ही होगा, पीछे भी विकास के नाम पे चुनाव होते रहे हैं, ये भी विकास के नाम पे चुनाव होगा। तो जैसे 11 पंच सर्व समिति से बनाए जा चुके हैं जी, बाकी पंच जो रह चुके वार्ड उनमें उम्मीदवार खड़े हो चुके हैं, आपस में चुनाव लड़ रहे हैं, तो पंचों के बारे में क्या देख रहे हो आप, क्या बताएंगे? देखिए ये अभी कंसेप्ट चला हुआ है 2 या 3 प्लान से कि मैक्सिमम जो पंचायतें होती है उनमें जो पंच का चुनाव है वो लगभग सर्वसम्मति से हो जाता है, परंतु कई बार क्या है इसके अंदर और अड़चनें बहुत आ जाती है, क्योंकि ग्रामीण लेवल पे भी जो काफ़ी पॉलिटिकल होने लग गई है कि बहुत बड़े बड़े दाव पेच लगने शुरू हो गए हैं, और उन दाव पेचों के कारण क्या है कि सर्वसम्मति कई बार भंग हो जाती है। और अभी जो इलेक्शन होगा पंचों का मान के चलो किसी वार्ड में दो दो कैंडिडेट है, किसी में 3 है, किसी में 4 है, तो उनके लिए तो यही है कि वो देखे वह अपने जो वोटर है उनको किस टाइप से वो संतुष्ट करेगा, और वोटरों को भी चाहिए कि उस वार्ड में कौन कौन से उनके काम रुके हुए हैं, कोई गलियां रुकी हुई है या फिर कोई वो है, और उनसे वो बात करें और अपना जो है वार्ड का काम मेंटेन करवाएं। तो जिला पार्षद के भी हमारे पास जैसे 4 कैंडिडेट गांव से मैदान में उतर चुके हैं गोरखपुर से, जी, तो जिला पार्षद के समीकरण को कैसे देख रहे हो आप? देखिए जिला परिषद का वार्ड नंबर 13 है, और मेरी अभी जो मेन ड्यूटी लगी हुई है वार्ड नंबर 14 में है, जो हमारा कैंडिडेट है अभी मिठू दासडा जी 14 नंबर वार्ड से वो लड़ रहे हैं, और उसकी जो इलेक्शन की मैनेजिंग कमेटी है उसके अंदर मेरी ड्यूटी लगी हुई है। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा कम ही सर्वे करने का टाइम लग गया, तो हमारे यहाँ से जो कैंडिडेट है जिला परिषद के 4 कैंडिडेट है अपने गाँव के भी, और चारों कैंडिडेट एक से बढ़ के एक है, और लगभग मान के चलो गांव का भाईचारा भी ऐसा ही है कि सभी को सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि जब तक सिस्टम बढ़िया रहे तो गांव के जो वोटर भाई हैं हमारे, तो गांव में ही कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करें, चाहे किसी को बाहर को सपोर्ट न करके गांव को ही सपोर्ट करें। मतलब गांव के अंदर ही वोट डाले जिला पार्षद का, बहुत बड़ी बात कही डॉक्टर साहब सुखबीर जी ने, ये इस पर भी अमल करें। तो ये बताइए, अंतिम सवाल आपसे मैं ये करना चाहूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल से के माध्यम से ग्रामीणों से क्या अपील करना चाहोगे? देखिए आपके YouTube के चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा मैं, एक तो क्या है कि आपने इन इलेक्शनों के कारण कि भाईचारा जो अपना है उसको मेंटेन रखना है। कैंडिडेटों को मैं ये कहूँगा कि एक दूसरे के ऑफिस में जाके चाय पानी पिए, क्योंकि ये जो सबसे बड़ा लोकतंत्र पर्व है, ये सबसे बड़ा ग्राम पंचायत का जो इलेक्शन होता है ना, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। और हमारे गांव की तो देखिए हर जगह जाते हैं, हर जगह पे ही चिंता वो बातें चलती रहती है कि सबसे बड़ा लोकतंत्र के यदि उदाहरण देखना है तो गोरखपुर गांव के अंदर जाइए। तो आपके YouTube चैनल के माध्यम से मैं तो यही कहूँगा कि किसी भी टाइप का कोई भी, एक तो अफवाहों से बचें,
क्योंकि कई बार इलेक्शनों में अफवाहें हो जाती है ना, तो वो अफवाहें बड़ी तंग करती हैं। और अपना जो भाईचारा है उसको मेंटेन रखें और जितने भी कैंडिडेट हैं अपने लेवल से मेहनत करें। और दूसरा क्या है कि ग्रामीण लेवल पे इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि दाव इतने ज़्यादा न लगाएं कि हम खुद ही टूट जाएं। क्योंकि मैं आपको मेरा पर्सनली उदाहरण देता हूँ। हम कबड्डी खेलते थे, तो कबड्डी खेलते थे, एक बार क्या है कि मैं ओवर दाव लगा दिया, यानी बिना हाथ पकड़े ही मैं कैंची मार दी, तो मेरे गोड्डे पे सट लग गई, यानी चोट लगी। मेरे को 20 साल बाद उसकी अभी वो इलाज करवाना पड़ा, ऑपरेशन करवाना पड़ा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हद से ज़्यादा दाव न लगाएं, क्योंकि ये जो इलेक्शन आते जाते रहेंगे, जो भी कैंडिडेट है अपना सिस्टम मेंटेन रख के ज़्यादा दाव न लगाएं, क्योंकि ज़्यादा दाव लगाओगे तो जो हमारा भाईचारा खराब होगा। जो इलेक्शन की जो एक प्रक्रिया है, जो वोट मांगने की स्थिति है, काम करने का जो ढंग है एक उसका कैंडिडेट का, उसके अकॉर्डिंग ही काम करें। धन्यवाद। तो ये हमने डॉक्टर सुखबीर जी के विचार लिए। देखते हैं कौन सा चुनाव चिन्ह किस प्रकार उभर सामने आएगा, कौन सा उम्मीदवार कहां से फाइट करेगा, कौन दाव पेच लगाएगा, और आगे भी ऐसी प्रक्रियाएं चलती रहेगी।